नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विकास जी हैं। जी जी जी। जैसे विकास जी से धन्यवाद जी। पहले भी बातें हुई हैं जी और आप जानते हैं कि विकास जी जो है सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं और सत्य बहुमत पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी तो विकास जी, अभी अभी 2 दिन पहले होली गई है। जी जी। आपको मतलब बीती हुई होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और जी, दर्शकों को भी। दर्शकों को भी। तो उम्मीद है कि आप सभी की जो होली का त्यौहार है बहुत अच्छा बीता होगा। और विकास जी, अब जब होली का त्यौहार आया तो अभी आपने जो अनुज चौधरी हैं, जो संभल यूपी में संभल एक ज़िला है, वहाँ के जो सीईओ हैं, जी जी तो उनका भी एक बयान आया था। आप जानते होंगे जी। कि जैसे अभी रमज़ान चल रहा है, तो ये है कि साल में 52 बार जो है रमज़ान आता है, शुक्रवार आता है, शुक्रवार। और उसके बाद जो है होली एक बार आती है। इस तरह का उनका अनुज चौधरी जी का बयान आया है कि जिसको होली के रंगों से दिक्कत है वो अपने घर पर ही रहे, वो बाहर ना निकले। तो इस बयान के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप इसको बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी त्यौहार है, चाहे हिंदू का है मुस्लिमों का है, ये सारे त्यौहार इसलिए पर्व मनाए जाते हैं जिससे कि हमारे समाज में एकता हो, जी समरसता हो, हर्षोल्लास हो, प्रेम प्यार से रहें। तो कहीं से मनमुटाव वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। जी और मुझे तो लगता है कि ये जो जैसे हम जैसे एक साधारण कॉमन लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, किसी भी जाति का हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे कोई कस्बा हो, कोई मोहल्ला हो या कोई गांव हो, जी तो हर आदमी चाहता है कि मिलजुल के रहे, एक दूसरे के काम आते हैं सभी। कहीं नहीं कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बाल काटने का काम कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई दूध देने का काम कर रहा है, तो सभी लोग हैं। हर हिंदू को मुस्लिम कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, मुस्लिमों को हिंदुओं की ज़रूरत पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का किसी भी रूप में ये भेदभाव है। और ये कोई अभी थोड़ी हो रहा है, रमजान या ये तो पहले से चला आ रहा है, ये सब सारे त्यौहार। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा राजनीतिक फायदे लेने के लिए जी ये किसी तरीके से मुद्दा बनाया जाता है। ये तो बाकी वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तो कई हर साल मनाता हूँ होली, कई रमजान भी है, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे कई साथी दोस्त भी हैं मुसलमान, उन्हें भी कोई किसी तरह का ऐतराज़ नहीं है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हो। लेकिन जो मुद्दा बन रही है कहीं ना कहीं राजनीति और को एक तरीके से अभी जैसे देखा आपने कि होली शुक्रवार को थी, शुक्रवार यानी जुम्मा, तो यही बात हुई थी, जुम्मा जो है 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो आपने एक चीज़ और भी देखा होगा कि जब भी त्यौहार आते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, या फिर ईद हो, बकरा ईद हो, या फिर इस तरह के जो भी त्यौहार आते हैं, मेन जो त्योहारों पर जो है इस तरह की धार्मिक राजनीति की जाती है। तो क्या आपको लगता है ऐसा क्यों है? भाई मैं तो कह रहा ना कि ये तो राजनीति है, आप तो मान रहे हो। जी जी। वैसे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं तो है। इस राजनीति से क्या फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? मैं तो बल्कि ये देखता हूँ कि कई मुस्लिम भाई हैं जो कि होली खेलते हैं। जी। आप कई सेलिब्रिटियों को भी देखा होगा टीवी पे बिल्कुल होली खेलते हुए। तो ये मैसेज क्या जाता है कि भाई चाहे हिंदू का त्यौहार हो तो अभी जैसे मना रहे हैं, या ऐसे मुसलमानों के कई त्यौहार अभी जैसे प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा था, उसमें कहा गया था कि मुसलमानों की एंट्री नहीं है। तो ये किस तरह की मानसिकता है, इसका क्या विकल्प है आपके हिसाब से? नहीं, मुसलमानों की एंट्री पे तो रोक नहीं है ऐसे कोई। स्नान के लिए है ना, स्नान के लिए मना किया गया था। मुसलमानों को कुंभ में प्रवेश की अनुमति नहीं है, इस तरह की बात तो आप कैसे वो रोक लगा रहे थे क्या कि वहाँ पे कोई दुकान नहीं खोल सकते हैं, कुछ और नहीं? इस तरह का स्नान की बात करो ना आप। नहीं, प्रयागराज जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन हुआ था ना, वहाँ पे इन लोगों को ये परमिशन नहीं थी कि वहाँ पे जाके अपने जैसे दुकान खोले, इस तरह की चीजें जो है। मतलब किसको ऐतराज था? जो वहाँ को, हाँ, वहाँ के जो मतलब जैसे कि आप हिंदुओं में हिंदू जो संघ, नहीं उनको नहीं, आप भी हिंदू, आपको कोई ऐतराज था? नहीं, मुसलमान जाए वहाँ, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ ना आपको जी, क्या आप पहले समाज को देखिए। जो वहाँ का प्रशासन है उसने ऐतराज जताया था। प्रशासन तो काम वही करेगा ना जो सरकार उसको आदेश देगी। हाँ, वही सरकार ने ऐतराज जताया था। तो सरकार में पॉलिटिक्स घुस गया ना फिर वो बात। जी। तो पॉलिटिक्स घुसने का मतलब है कि आप उसका कहीं ना कहीं फायदा लेते हो। पोलराइजेशन की जो बात करते हैं हम, ये जो ध्रुवीकरण होती है ना जाति और धर्मों के आधार पे, उसका है कहीं ना कहीं। बाकी मैं तो कह रहा हूँ आपसे, आप बताओ, अगर आप किसी मुसलमान के दुकान पे जाते हो तो क्या उससे माल नहीं खरीदते?
नहीं, सामान्यतः तो ऐसा नहीं देखा जाता या है। मुसलमान हिंदू के पास आता है तो वो नहीं काम करता है उसके घर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मान लो तो कंस्ट्रक्शन इस का तरह के काम जो है, पार्टीशन से आप जो बिल्डिंग कह रहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, हो, इस तरह के कपड़े का ध्रुवीकरण काम से, हो, फैक्ट्रियों में देखता हूँ तो सारे मुसलमान कारीगर हैं। इस तरह के ध्रुवीकरण से किसको फायदा हो रहा है? फिर ये गंगा स्नान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे क्यों ऐसे किया जा रहा है? अरे किसी भी चीज समस्या का समाधान तो हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप लड़ाई करवाओगे। जी। तो यहाँ तो हर बात को लेकर के पीछे कहीं ना कहीं दंगा करवा दो, कहीं ना कहीं भिड़ जाए आपस में। तो ये सब पॉलिटिकल माइंड लेने के लिए है, बाकी और कुछ भी किसको नहीं फायदा हो समझता रहा है सर इससे? सभी को फायदा हो रहा है। जो जिस तरीके आज मैं कह रहा हूँ, आज मुसलमान अगर बीजेपी को वोट देने लग जाए तो बीजेपी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने शुरू कर देगी, फिर उनके लिए वो जरूरत नहीं है। सारी बातों का मतलब है किसी तरीके से ये गठबंधन वाली जो राजनीति है ना, जोड़ तोड़ कर करके सरकार बनाने की, यही इसके पीछे कारण है। ये इसी वजह से ये ध्रुवीकरण जात धर्मों को लेकर। आप बताओ ना मुझे, जब पूरे देश में अगर सत्य बहुमत के आधार पर चुनाव हो, सत्य बहुमत जिसको सतदेव चौधरी जी ने इसका जिस विचार का जन्म दिया है कि वो कहते हैं कि भाई ये जो गठबंधन वाली राजनीति ये वही है जिसमें सांसदों और विधायकों को जोड़ करके सरकार बनाने का जो बहुमत पूरा किया जाता है, जो है एक बार मतलब उसके बदले मैं पूरा कर दूं, उसके बदले अगर वोटों के आधार पर फैसला लिया जाए तो कैसे कोई ध्रुवीकरण करेगा जाति धर्म का? फिर तो पूरे देश में सभी जाति धर्म के लोगों को वोट चाहिए भाई। किसी भी पार्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से? वही तो मैं बता रहा हूँ, किसी भी पार्टी को सरकार बनानी हो जी, जैसे आप चुनाव करवाते हैं 543 सांसदों का, कैसे होता है? वो वोटों के बहुमत के आधार पर होता है। जी जी जी। जिसको जैसे एक चुनावी क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र का ही उदाहरण लें तो लोकसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं किसी भी पार्टी के, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट आता है उसको जीता हुआ माना जाता है। तो उसके लिए तो कोई परसेंटेज, कोई वोट का पर्टिकुलर नहीं है ना कंडीशन, इतना वोट लेना पड़ेगा। तो यानी कि जिसको ज़्यादा वोट है वो जीत गया। हम इसको मानते हैं कि भाई चलो डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में जिसको ज़्यादा वोट है उसका बहुमत मानिए। अब सरकार बनाने के लिए फिर बात आती है तो हम कहते हैं जादुई आंकड़ा जो होना चाहिए 272 का आधे का, 543 का आधा 272, 272 का आंकड़ा। ये ऐसा क्यों है जबकि इसका ना कहीं कोई लिखित संविधान है ना कोई कानून है? फिर भी आप इसको आप कहते हो कि भाई ये तो परंपरा है और राष्ट्रपति का विवेक है, तो फिर ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। एक परिभाषित होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए यहाँ जी बहुमत किसको बोलेंगे। बहुमत तो बदलता रहता है फिगर। अब मान लीजिए कि 272 का बोलते हैं कि बहुमत चाहिए, अब सरकार बनाने की बात आएगी तो 272 का लिस्ट चाहिए। उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट पे जाओ तो 272 नहीं चाहिए, उस दिन जितने प्रेजेंट हैं मेंबर उसका 50% चाहिए। मान लो अगर 500 लोग ही हैं तो 250 का है। तो ये तो अजीब है ना स्थिति कि भाई कोई फिक्स है नहीं, यानी कि आप इसमें जब चाहो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके, जो हम देखते भी आ रहे हैं। यही कारण है कि राजनीति में जितने धनबली हैं, बाहुबली, उन्हीं का ही बोलबाला है, चाहे वो सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, दोनों स्थिति में। इसी से छुटकारा पाने के लिए साथ ही साथ ये जो जातीय धर्मों का ध्रुवीकरण हो रहा है, ये दंगे फसाद हो रहे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमने ये सत्यदेव चौधरी जी ने जो बहुमत का जो एक परिभाषा दिया कि बहुमत वो होना चाहिए। जैसे मैं एक बात जो पूरा कर ले एक बात कि जो बहुमत की जो परिभाषा है वो स्पष्ट हो। जैसे या तो आप कहो कि भाई सबसे ज्यादा जिसके सांसद विधायक जीते वो, लेकिन सत्यदेव चौधरी ने कहा कि नहीं, इससे भी ज्यादा स्पष्ट होगा अगर आप वोटों के बहुमत के आधार पर फैसला लो। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिसको ज्यादा वोट है उसका बहुमत मान के सरकार बनाए। वो क्यों जोड़ तोड़ लेन देन? अब जब यही बात, अब इस बात का जवाब है कि जब पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो आप कैसे ध्रुवीकरण कर लोगे? आप बताइए इस बात को। जैसे विकास जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे देखो अभी एक पक्ष हमने ये सुना, हाँ, और एक दूसरा पक्ष ये है कि वो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेल ली। तो जो वहाँ का जो भी वहाँ के जो लीडर है ना, जो मतलब जैसे मौलवी वगैरह है, तो उन्होंने आपत्ति जताई कि आपने जो है होली कैसे जाके खेल ली, ठीक। और दूसरी चीज़, अभी आपने देखा होगा कि इंडिया का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब फाइनल मैच चल रहा था और मैच चल रहे हैं, तो एक पानी की बोतल के साथ मोहम्मद शमी जो है वो भी देखे गए थे, पानी की बोतल के साथ या जूस की बोतल के साथ। तो उनके ऊपर भी जो मौलवी हैं, जो बड़े बड़े मतलब मुस्लिम धर्म के जो मौलवी हैं या फिर जो भी हैं, उन लोगों ने इस पर भी आपत्ति जताई। तो इस तरह की चीज़ों का समाधान जो है सत्य बहुमत के माध्यम से कैसे होगा, एक बार आप ये बता दीजिए। देखिए वो जो मौलवी साहब या जो इस तरह की बातें आप देख रहे हो ना,
ये सब एजेंडा चलाते हैं वो। जी ये किसी तरीके से वो फिर वही बात है, घूम फिर करके आपस में लोग भिड़े, जी, जो एकता वाली बात है ना। फायदा इनको। हाँ, और फायदा ये उसमें जैसे कि लोगों को मुद्दों से मेन भटकाने वाली बात है। जी, जी। अब मुद्दा तो ये नहीं है कि वो पानी क्यों पी रहा है, रमजान क्यों नहीं कर रोजे क्यों नहीं रहा है, रखे वो उसने, रोजे क्यों नहीं रखा है, उसकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरे जो फतवे जारी करते हैं ये लोग हैं, इनको भी ये एक तरह से कहिए तो ये कट्टरपने वाली बात है। जी, कई लोग तो मैं देखता हूँ कि वो फतवे जारी करते हैं और सामने वाले किसी चैनल पे देखो तो कोई मुसलमान दूसरे मुल्ले लोग उन्हीं को काट रहे होते हैं कि नहीं वो गलत हैं। तो ये तो खुद कहीं स्पष्ट नहीं है ना। हमें तो चलो, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता। जी, जी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो फतवा जारी करता हूँ उसी को मुसलमान दूसरा भाई काउंटर कर रहा होता है ना, काट रहा होता है कि नहीं वो गलत है। तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। सब बातों का मतलब ये है कि ये सब एजेंडा चलाया जा रहा है। वो तो सत्य बहुमत के आने के बाद जो है ये समस्या किस तरीके से दूर होंगी? मैं बता रहा हूँ आपको सत्य बहुमत का से कैसे इसका दूर होगा। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर ये सारा मसला राजनीति से ही कनेक्टेड है, ठीक है, पूरा पॉलिटिकल है, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल होने नहीं होता तो फिर ये जाति धर्मों में बांट करके ना वोट को एक तरफ नहीं किया जाता। तो हमने कहा कि नहीं, वोट को एक तरफ ना करके आप वोट को मर्ज करो, मिलाओ, पूरा एक बनाओ पहले देश को। जी। आज देखो ये भी बात हो रही है कि भाई साउथ दक्षिण भारत को भी बांटने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई वो किस तरह से परिसीमन कर रहे हैं जिससे कि 2 भागों में बढ़ जाए। तो कई तरह की ऐसी अभी बातें तो चल रही हैं, अब क्या होगा आगे समय बताएगा। लेकिन इसका कारण यही है, ये गठबंधन वाली राजनीति इसके पीछे कारण है। क्योंकि आपको चाहिए विनिंग कैंडिडेट, क्योंकि आपको आंकड़े पूरे करने हैं सरकार में बने रहने के लिए। जीतने के लिए तो वोट चाहिए, लेकिन सरकार बनाने के लिए वोट नहीं चाहिए जी। आपको चाहिए सांसदों के आंकड़े। तो सांसदों और विधायकों के जो आंकड़े हैं वो कैसे बनेंगे? विनिंग कैंडिडेट होंगे, वही तो, हार की तो जरूरत है नहीं जी। तो विनिंग कैंडिडेट तो वो ही होगा ना जो कैसे भी जीते जाए, चाहे कितने वोट से भी जीते जाए, चाहे वो 1 वोट से जीत जाए, 1000 वोट से जीत जाए, 1 लाख वोट से जीत जाए, ये तो कोई मैटर नहीं करता है किसी वोट से जीते वो। तो ऐसा क्यों है भाई? कोई आदमी 5 लाख वोट से जीत रहा है, कोई आदमी 10,000 वोट से, तो कोई 500 वोट से जीत रहा है। जीतने के बाद दोनों तो एक समान हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वोटों जीतने के बाद वोटों की कोई भूमिका नहीं रह जाती। वोटों की कोई गिनती का कोई महत्व नहीं है। मान लो जो उम्मीदवार हार भी गया, उसकी वोटों की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, हारते वोट खत्म। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस पार्टी की सरकार बनी है उसके भी तो उम्मीदवार हार होंगे, उनके वोटों की कोई भूमिका नहीं है, वो काउंट ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उनको काउंट करो। ये जो सत्य बहुमत का विचार है उस पर ये यही है मेन कि आप सबको काउंट करिए। तो ऐसे तो फिर 100% मतदाताओं का इसमें प्रतिनिधित्व हो जाएगा इसमें। जी वही तो, सबको काउंट करिए। जब आप सबको काउंट करोगे तो हर वोटर की, हर वोट की एक वैल्यू बनेगी जी। उम्मीदवार जीतने हारने की महत्व कम हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि सरकार वो बनाएगा जिसको सबसे ज्यादा वोट आया पूरे प्रदेश में, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और पूरे देश में यदि लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कब करोगे आप? अगर एक चुनाव चिन्ह पे अगर पार्टी लड़े, क्योंकि गठबंधन तो होगा नहीं। हम कह रहे हैं सत्य बहुमत जब वोटों के आधार पर होगा तो गठबंधन की बात खत्म। एक सिंबल होगा, एक सिंबल पे सबसे ज्यादा वोट कब आएगा? वो जब आएगा जब हर धर्म के लोग उनको आपको वोट चाहिए। हर जाति, हर धर्म के अंदर भी जातियां हैं, हर जाति के वोट चाहिए। किसी को आप बड़ा छोटा नहीं समझो, सबके लिए आपको बराबर के प्रोग्राम लाने पड़ेंगे, सबको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करे। कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए सभी जातियों और धर्मों के हिसाब से, तो तभी तो वोट देंगे वो। और दूसरी बात, इस कब ये वोट आपको ये जब मिलेंगे ज़्यादा, एक और फैक्टर इसमें, जब आप उनको समय से पहले उम्मीदवार बनाओ। अब आप 10 दिन पहले, 5 दिन पहले चुनाव से टिकट देते हो तो वो तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं, लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में। तो एक ये भी फैक्टर है कि भाई आप उनको चुनाव मतलब समय से पहले टिकट दो आप। दूसरी है बात है कि आपको उस पार्टी को पूरे सीटों पे चुनाव लड़ने पड़ेंगे, जो आज के डेट में नहीं होता है। अभी तो नहीं, आज जो पार्टियां हैं गठबंधन करती हैं, कोई 200 पे, कोई 300, कोई 50 पे, कोई 10 पे, ऐसी बांट देते हैं। उसको लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, देखो आप, है ना। और लड़ते हैं और फिर पता नहीं लड़ेंगे भी, और फिर वो चुनाव के बाद जैसा नतीजा आता है उस हिसाब से फिर वो एक भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ और मतदाताओं के साथ धोखा है। बिल्कुल। तो ये राजनीति जो हम बोल रहे हैं, यही हम बोल रहे हैं कि ये जो राजनीति है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, ये करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी
पार्टी की आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, किसी पार्टी जी, किसी जी, नेता की। हम कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था को समझिए आप, कि इसमें जो सांसदों विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने के क्रम में कई तरह की कमियां हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं, और लोग बटे हुए हैं। तो पूरा देश जो आएगा ना, पूरा दक्षिण भारत और उत्तरी भारत या पूर्वी या पश्चिमी, जो सारे भारत एक हो जाएंगे, सब में एकता के सूत्र बंधेंगे जब आप सत्य बहुमत के आधार पे चुनाव करो, सत्य बहुमत के आधार पे सरकार बनाओ। हम तो ये कह रहे हैं ना, सत्यदेव चौधरी कहते हैं आज की जो मौजूदा पार्टी है वही सरकार बनाए। भाई सबसे ज्यादा वोट लो, वोटों के आधार पे, लेकिन चुनाव कराओ और आप सबसे ज्यादा वोट लेके सरकार बनाइए। क्या जरूरत है आप ये मुद्दा बनाते हो? फिर तो जब वोटों के आधार पे चुनाव होगा, सत्य बहुमत के आधार पे, तब आपको लगता है कि ये इस तरह की बातें उठेंगी ध्रुवीकरण वाली? नहीं। ये रमजान और होली को लेकर के बात होगी, ये सब दक्षिण भारत और उत्तरी भारत को लेकर के बात होगी? ये तो नहीं होगा, ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वोट ही ज्यादा चाहिए होगा तो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हाँ भाई, वोट चाहिए तो आपको सबसे वोट लेना होगा। आप बताओ किस जाति को वोट छोड़ करके ज्यादा वोट ले लोगे? किसी को नहीं, है ना? सबकी जरूरत पड़ती है। सबकी जरूरत पड़ेगी तो वो एकता हो बनेगा ना, फिर तो एकता का रूप बनेगा, तो फिर वो मजबूत भारत होगा। और फिर जब वो उस तरह से जब सरकार बनेगी तो सभी के लिए कार्यक्रम लाएगी, फिर अच्छे से कार्यक्रम होंगे, फिर रोजगार की समस्या होगी, चाहे महंगाई की समस्या हो, सारे दूर होंगे, क्योंकि उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सत्य बहुमत का आपको एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था का जन्म होगा सत्य बहुमत के माध्यम से। तो जैसा कि आपने सत्य बहुमत के विचारों को सुना और देश की एकता और देश की अखंडता के लिए सत्य बहुमत का विचार कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आप समझ पाए होंगे। और जो हमारे त्यौहार आते हैं, त्यौहार या फिर जो त्योहारों पर ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, या फिर हर समय हमारे देश में आजकल हिंदू मुस्लिम इस तरह के जो मुद्दे होते हैं और दंगे भी होते हैं, और आप ज़्यादातर मीडिया चैनलों पे देखोगे तो बेमतलब की इसी तरह की बहस होती हैं। तो सत्य बहुमत का विचार किस तरीके से इन सब चीज़ों को दूर करने की क्षमता रखता है, ये आपने विकास जी के माध्यम से जाना। और ऐसे ही अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए, हमारी चर्चा को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।